एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास ऑफ फिजिक्स जिसमें हम करने वाले हैं फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर योर एचपी टेट एग्जाम। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे कि आपके इंटरेस्ट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो पे कौन सा स्केल काम करता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रैंकिन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केल्विन स्केल। क्योंकि जो केल्विन स्केल है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो शो करता है, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। मतलब ये टेम्परेचर क्या होता है? लीस्ट टेम्परेचर होता है। इसके नीचे कोई भी मोशन नहीं होता, नो मोशन, नो हीट बिलो दिस टेम्परेचर। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर। और अगर बात करें सेल्सियस और केल्विन में, तो 0 डिग्री केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होता है? ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और अगर केल्विन की बात करें तो फ़ारेनहाइट की बात करें, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर हो जाएगा? माइनस अप्रॉक्सीमेटली -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है, तो अगर कन्वर्ट करना पूछा हो तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, और अगर पूछा है कौन सा स्केल बेस्ड है अपॉन एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो वो हो जाएगा केल्विन स्केल। नेक्स्ट है, इन विच अमंग द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड वुड बी मैक्सिमम। स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से वेरी करती है? ये होती है मैक्सिमम सॉलिड के केस में, देन लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम किस में होती है? गैसेस में। ठीक है, इस तरह चलती है। और दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब टेम्परेचर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्पीड ऑफ साउंड के है। तो इन ऑप्शन में जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड होगी वो कहाँ पे होगी? ह्यूमिड एयर में होगी एट 30 डिग्री सेल्सियस। मोर टेम्परेचर, मोर इज द स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड इन एयर नेविगेशन सिस्टम्स। एयर नेविगेशन सिस्टम्स में कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज होता है? वेरी लो फ्रीक्वेंसी का, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का, या टेट्राहर्ट्ज रेडिएशंस का, या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज का? तो एयर नेविगेशन सिस्टम में हम यूज करते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज का। नेक्स्ट है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन द स्पीड ऑफ साउंड वेव विल। हमें क्या बताना है कि अगर हम क्या कर दें, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को रिड्यूस कर दें, आधा कर दें, तो उसकी स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर पड़ेगा? तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या है? जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर हो जाती है? स्पीड ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी के लिए एफ या न्यू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ साउंड के। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज करते हो तो स्पीड ऑफ साउंड भी डिक्रीज होगी। आप चाहो तो ये चीज को राइट डाउन कर सकते हो कि बाद में आपके ये काम आ सके, आपको याद रह सके चीजें। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अगर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया हमने? हाफ कर दिया इसकी ओरिजिनल वैल्यू के, तो इसका क्या मतलब हो गया? स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। राइट आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, जितना भी आप फ्रीक्वेंसी को कम करोगे उतनी ही स्पीड भी कम हो जाएगी, जितना आप इंक्रीज करोगे उतना ही स्पीड भी इंक्रीज हो जाओगी। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के केस में क्या होगा? अपोजिट होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है, साउंड वेलोसिटी इज यूजुअली लार्जर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स एंड गैसियस बिकॉज। ये हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया कि जो सॉलिड्स हैं उनके केस में जो साउंड की स्पीड है, ये वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड या गैसेस। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो सॉलिड्स हैं वो मोर इलास्टिक होते हैं लिक्विड्स और गैसेस से। इलास्टिसिटी से यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा
रेजिस्टेंस होगी ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, वो क्या होगा, जितना कम डिफॉर्म होगी मतलब वो उतना ज़्यादा क्या है, इलास्टिक है। तो सॉलिड जो हैं वो मोर इलास्टिक होते हैं लिक्विड एंड गैसेस से, इसी वजह से जो साउंड वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है सॉलिड्स के केस में। ए आ जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है स्नो लुक्स वाइट बट वाटर लुक्स जनरली कलरलेस, व्हाट कुड बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू दिस। हम सबको पता है स्नो कैसी दिखती है, हमें वाइट दिखती है, और वाटर हमें कलरलेस दिखता है। इसका क्या रीज़न है? स्नो क्रिस्टल रिफ्लेक्ट द लाइट, जो स्नो क्रिस्टल हैं वो क्या लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या स्नो ऑब्जर्व ऑल कलर्स एक्सेप्ट वाइट, स्नो रिफ्रैक्ट्स द वाइट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, या स्नो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका राइट जो रीज़न हो जाएगा, राइट एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो स्नो है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ फोटोन्स उनको क्या कर देती है, चेंज कर देती है, जिसकी वजह से हमें स्नो कैसी दिखती है, वाइट दिखती है, और वाटर क्या दिखता है, कलरलेस दिखता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए सीडी और डीवीडी शो रेनबो पैटर्न। किस तरह का पैटर्न दिखाते हैं जो सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर होते हैं। अब तो हम उनका यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ साल पहले सीडी और डीवीडीज़ का यूज़ करते थे। तो उनमें हमें कैसा दिखता था, रेनबो पैटर्न दिखता था। तो वो किसकी वजह से दिखता था, कौन से फिनोमिना की वजह से दिखता था, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, या फिर थिन फिल्म इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, या पोलराइजेशन ऑफ लाइट की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। डिफ्रैक्शन में क्या चीज़ आती है, उस आपको अगर स्लिट एक्सपेरिमेंट याद हो तो उसमें क्या है, इस तरह से लाइट जा रही है और जब वो स्लिट से पास होगी तो वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, यही पैटर्न हमें सीडी और डीवीडी प्लेयर्स में देखने को मिलता था। तो राइट आंसर आ गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। हमें बतानी है स्मॉलेस्ट यूनिट। तो माइक्रोन है, नैनोमीटर है, फर्मी है, या एंगस्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले माइक्रोन की बात करें अगर, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻⁻6 मीटर के बराबर। फिर आता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एंड 1 फर्मी कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। अब आप यहाँ से बता सकते हो कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी आ गई इनमें से, वो आ गई फर्मी, इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। राइट आंसर आ जाएगा सी। ये चीज आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, सिंपली पूछा होता है कि एक बार माइक्रोन को मीटर में चेंज करना हो तब भी आप आंसर कर सकते हो इस तरह से। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए इनकी वैल्यूज क्या होती है मीटर की फॉर्म में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। It is always equal to the distance traveled by the object. It can be less than the distance traveled by the object. It can be greater than the distance traveled by the object. या it always less than the distance traveled by the object. तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होता है, जैसे ए पॉइंट आ गया हमारे पास और हमें बी पॉइंट पे जाना है, तो ये क्या आ गया इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और भी इसके वेज हो सकते हैं ए से बी तक पहुंचने के, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, बट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा इट कैन बी लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बी आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द दीज फिजिकल क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिनके क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होता है। तो जो टेम्परेचर है उसके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें सिर्फ कितना वो ट्रैवल कर रही है सिर्फ उसकी स्पीड बताती है, कि डायरेक्शन नहीं बताती है कि कौन सी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रही है। तो ये भी कैसी है, वेक्टर सॉरी स्केलर क्वांटिटी है।
जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो क्या है, हमें मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी। तो सी आ जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा जो वर्क है वो क्या है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो राइट आंसर आ गया सी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।